दोस्तों नमस्कार, ग्लोबल हेराल्ड से मैं जय आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच में मौजूद है आदरणीय मोहन सेंगर भाई साहब। तो आइए जानते हैं इनके कुछ जीवन के कुछ छुए अनछुए पहलुओं को। तो सर्वप्रथम तो हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर्वप्रथम तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो क्या है सर, उसके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स। लगभग 100 वर्षों पूर्व हमारे दादाजी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में एक छोटा सा गांव है थरसोर, वहाँ से नौकरी की तलाश में इंदौर आए थे और उन्होंने राजकुमार मिल से अपने जीवन की शुरुआत की। मेरे पिता और उनके 6 भाई 3 बहनें, जैसे बड़ा परिवार है और सब लगभग यहीं साथ में हम सब लोग रहते हैं। पिता का जन्म इंदौर का है, मेरा जन्म इंदौर का है। तो यही मालवा की धरती पे ही जो रोजी रोटी की तलाश में परिजन आए थे, उसके बाद अब मालवा की होके यही हमारी जन्मभूमि और यही हमारी कर्मभूमि है। और वैसे परिवार में आपके अगर जानना चाहें तो कौन कौन है? मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। बड़ी बेटी की शादी जबलपुर के पूर्व आईजी श्री भगवत सिंह चौहान जी के यहाँ पर अभी 2 वर्ष पूर्व हुए। मेरी छोटी बेटी दिव्या है जो अरविंदो हॉस्पिटल में MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्तमान में सर्जरी में मास्टर डिग्री कर रही है, लास्ट ईयर है उसका। छोटा बेटा है पार्थ जो अपने दिल्ली कॉलेज में BBA की पढ़ाई कर रहा है और इसी साल वो इंग्लैंड अपनी आगे की पढ़ाई के लिए जाने वाला है। छोटा भाई है गोविंद्र सिंह जो मेरे साथ इस बिजनेस में रहता है। बाकी चाचा के बेटे सब परिवार हमारा बड़ा परिवार सब साथ में। और जैसे कि आपका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा है, बहुत परेशानियां आपकी ज़िंदगी में आई, काफ़ी उतार चढ़ाव आपकी ज़िंदगी में आए। इतनी परेशानियां होने के बावजूद आपने एक मुकाम हासिल किया, तो ये एक प्रेरणादायक है लोगों के लिए, आने वाले युवाओं के लिए। तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये परेशानियों के होने के बावजूद भी आपने ये मुकाम कैसे हासिल किया? माता पिता का आशीर्वाद, परिवार का सहयोग, हमारे इष्ट की प्रबलता और जो हमारी आत्मा होती है उसमें आत्मविश्वास यदि हो कि किसी भी परिस्थितियों का मुकाबला इंसान अपने हौसलों से कर सकता है तो निश्चित रूप से उसको सफलता प्राप्त होती है। समस्याएं और चुनौतियां मनुष्य के जीवन में ये दर्शाती हैं कि आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की राह पर चल रहे हैं। हमारे जितने भी हीरोज़ हुए हैं, चाहे राम हो, कृष्ण हो, महात्मा गांधी हो, नेल्सन मंडेला हो, आप देखेंगे कि सभी ने जीवन में काफ़ी स्ट्रगल, संघर्ष किया है और बड़े परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी उन्होंने बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए अपने जीवन को जिया है। तो यही हमारी प्रेरणा है। इसी प्रेरणा से सभी युवा साथी आगे बढ़ सकते हैं कि जीवन में आने वाली चुनौतियां और परेशानियां आपको मजबूत बनाती हैं, आपके जीवन के स्तर को ऊंचा उठाती हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से, चूँकि ये अवसर मुझे मिल रहा है कि मैं काफ़ी लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकता हूँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन में आने वाला हर संघर्ष, हर चुनौती आपको कहीं ना कहीं ईश्वर आगे बढ़ाने में मदद करता है। उससे घबराकर पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। डटकर उसका सामना करें, मुकाबला करें और अपना रास्ता। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी युवाओं को आपने इतना अच्छा संदेश दिया है। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो आपको 2 बार स्वर्ण पदक मिला है और आप अभी भी पढ़ते रहते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं। तो इतनी व्यस्तता भरे जीवन में पढ़ाई को इतना समय देना और इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। और स्वर्ण पदक जो आपको मिला है, वो सम्मान जब आपको मिला तो क्या खुशी हुई, उसके बारे में भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे। निश्चित रूप से शिक्षा जीवन में काफ़ी सहायक भूमिका निभाती है और मैं MA LLB मेरी शैक्षणिक योग्यता है। PhD में कर रहा था पर किसी कारणवश उसको पूर्ण नहीं कर पाया। माननीय राज्यपाल हमारे बलराम जाखड़ जी के द्वारा दर्शन शास्त्र में मुझे गोल्ड मेडल की प्राप्ति हुई थी, जिसमें देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में भी मैंने टॉप किया और मध्य प्रदेश में भी टॉप किया है। तो शिक्षा निश्चित रूप से हम सब लोगों के जीवन को काफ़ी आसान बनाती है, सोचने के विकल्पों को देती है और यदि समय का संयोजन ठीक ढंग से किया जाए, समय के महत्व को समझा जाए जीवन में, तो आदमी व्यस्त होता ही नहीं है, सब काम उसके समय पे होते जाते हैं। लेकिन अगर वो उसकी शुरुआत समय पे करता है और अपने दिन का समापन यदि समय पे करता है और योजनाबद्ध अगर उसका तरीका है
तो पढ़ने का और अपनी समस्त हॉबियों को पूरा करने का उसको अवसर ईश्वर देता है और समय भी देता है। राजनीति के क्षेत्र में आप कैसे आए हैं? क्या पहले से कोई ऐसी पृष्ठभूमि रही है? आप कैसे आए राजनीति में, इसके बारे में जानना चाहिए। छात्र जीवन में जब मैं क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ता था तो छोटी मोटी समस्याओं के कारण लोगों के चक्कर खाने होते थे। कभी ये काम है, कभी वो काम है, इस तरीके की स्थिति। तो मन में भाव उत्पन्न हुआ कि कहीं ना कहीं हम लोगों को भी सेवा के माध्यम से जो लोगों को परेशानी आती है उनको दूर करने में अपनी भूमिकाओं को स्थापित करना चाहिए। इस तरीके से छात्र जीवन की शुरुआत हुई। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, उस समय कांग्रेस की एक विंग हुआ करती थी, उससे जुड़ के धीरे धीरे छात्र राजनीति से फिर युवक राजनीति में इस तरीके से बढ़ते चले गए, लोगों की मदद करने के भावना के साथ साथ। और काफ़ी सेवा की भी, काफ़ी मेहनत की भी, आज भी कर रहे हैं जो हमसे बन पड़ता है, कोई हम लोगों से सहयोग मांगता है। तो मूल रूप से राजनीति, मेरा ऐसा मानना है कि एक ऐसा बड़ा क्षेत्र होता है कि जिसके माध्यम से भी एक बड़े दायरे की मदद कर पाते हैं। राजनीति में रहने वाले लोग सेवा के साथ साथ उन गरीब वर्ग की, उन वंचित वर्ग की सेवा कर पाता है जो शासन के माध्यम से योजनाएं आती है या शासन उसमें सहायक भूमिका निभाता है। तो राजनीति में जो भी युवा आना चाहते हैं, मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूँगा उनसे कि मन में सेवा का जज्बा होना चाहिए और ईमानदारी के साथ अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करें तो समाज आपको निश्चित रूप से सहयोग करता है, आगे बढ़ाता है और धीरे धीरे आपको कोई ना कोई मुकाम प्राप्त। और राजनीति में आपके गुरु कौन रहे? शुरुआती दौर में जब हमारे जीवन के साथ ये इसमें आना शुरू हुआ तो माधवराव सिंधिया जी को मैं शुरू से काफ़ी पसंद करता था। उनका सुदर्शन व्यक्तित्व, उनकी ईमानदार छवि, लोगों के बीच उनकी स्वीकार्यता, राजनीति में उनका ईमानदारी, भरा बर्ताव, और इनके साथ साथ अर्जुन सिंह जी को मैं काफ़ी पसंद करता था जिनकी प्रशासनिक दक्षता की मिसाल आज भी दी जाती है। तो इन दो लोगों को मैं काफ़ी पसंद करता था। लेकिन सिंधिया जी के साथ राजनीतिक रूप से जो हमारा जुड़ाव हुआ तो आज तक निरंतर जारी है और सिंधिया जी ही, उनके सुपुत्र माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो वर्तमान में हम लोग को लीड करते हैं। हम लोग उनके फॉलोअर्स हैं, उनको पसंद करते हैं और जो परंपराएं माधवराव सिंधिया जी में स्वर्गीय थी कैलाशवासी, आप देखेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उन्हीं के फुटप्रिंट पर चलते हुए समाज में अपनी और देश में अपनी सेवाओं के माध्यम से उनकी स्वीकार्यता को आप देखेंगे कि उनके आने के बाद एविएशन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को और इंदौर को खास करके पूरे देश को उन क्षेत्रों में एयरपोर्ट्स और फ्लाइट्स मिल रही हैं जहाँ पर अभी तक फ्लाइट्स का पहुँचना भी अपने आप में एक चुनौती होता था, चाहे नॉर्थ ईस्ट के रीजन हो या अन्य ऐसे क्षेत्रों जो हवाई सेवाओं से वंचित थे। आज बड़ी तेज़ी से सिंधिया जी अपनी योग्यता के माध्यम से देखो कितनी तेज़ी से देश को कनेक्टिविटी दे रहे हैं। तो वही हमारे आदर्श थे, हैं और रहेंगे। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं, हमारे व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं कि आप इतना फिट रहते हैं जी, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? क्या कुछ योग करते हैं या जिम जाते हैं? आपकी फिटनेस का राज क्या है और आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? सुबह जब भी मेरी शुरुआत होती है तो लगभग 8:30 बजे से 10 बजे तक मैं सयाजी क्लब हमारे घर के नज़दीक है, वहाँ का लाइफ मेंबर हूँ। प्रतिदिन स्विमिंग मेरी प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल है। मैं लगभग 45-50 मिनट तक स्विमिंग करता हूँ, थोड़ा वॉकिंग करता हूँ, थोड़ा ध्यान जो मेरे से संभव है, पूजा पाठ ये सब करके 10:30 बजे तक अपने समय को मैंने स्वयं के लिए रोक के रखा है। उसके बाद फिर सब अपने काम में, लोगों की सेवा में, इस तरीके से दिनचर्या। और रात तक फिर निरंतर काम होते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, शादियाँ होती हैं, ये होती है। तो उन सब के लिए स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन, स्वस्थ दिमाग, सब कुछ उसी में रहता है। तो जो भी ये शरीर है इसकी रक्षा करना, इसको सुरक्षित रखना, इसको स्वस्थ रखना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। और कितनी भी व्यस्तता हो उसको आधा 1 घंटा अपने शरीर के लिए अवश्य निकालना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप सामाजिक क्षेत्र में, जो समाज सेवा का क्षेत्र है, इसमें आप बहुत सक्रिय भूमिका रही है। अगर लोगों की परेशानियां हो गई, हमने जहाँ तक के देखा कि कोरोना काल में आपने यहाँ पर लोगों की बहुत मदद करी, तो ये इतना आपने कैसे किया और उस समय पे क्या परेशानियां थी? क्योंकि बहुत पैंडमिक टाइम था उस समय पर, तो वो अब आजकल अगर देखा जाए तो पैंडमिक की वजह से कुछ चीज़ें बदल गई हैं, हमारे स्वभाव में भी चीज़ें उनमें बदलाव आया है, तो इसके बारे में हम जरूर।
निश्चित रूप से वो दौर इस सदी में जिन लोगों ने भी जन्म लिया है, जो बालिग अवस्था में है, उन सब के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत कठिन समय था। मेरे मित्रों के माध्यम से, कुछ अन्य लोगों के माध्यम से काफ़ी बड़ी संख्या में मदद की व्यवस्थाएं हुई हैं। चूँकि इस क्षेत्र में लोग हमसे स्नेह रखते हैं, हमसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, तो कोविड टाइम में जब लॉकडाउन की स्थिति थी, उस समय भी अचानक जब ये परिस्थितियाँ बनी, तो किसी के घर में कुछ खाने का स्टॉक था, किसी का नहीं था, अन्य तरह की तमाम पैसा होने के बावजूद भी कोई शॉप्स ओपन नहीं है तो कहाँ जाएगा आदमी। तो लॉकडाउन जैसी अवस्था में भी लोग घरों से निकल के आते थे। जो हमसे बनता था हमारे सोर्सेज के माध्यम से, कि किसी की दुकान खुलवा ली, किसी का क्या कर लिया, कैसे करके हमने जब जो बना, जिसने सहायता मांगी, तो मनुष्य का कर्तव्य होता है कि वो अपने लेवल पे जो अच्छे से अच्छा हो सकता है करे। तो शासन के सहयोग से, प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से, मेरे मित्रमंडल के सहयोग से, आर्थिक, दवाइयों की, अन्य प्रकार की जो भी व्यवस्थाएं हम लोगों से बनी, हम लोगों ने उसको पूरा करने का प्रयास किया। भोजन के पैकेट के माध्यम से। वो एक ऐसा दौर है कि शायद हम अपनी इस ज़िंदगी में उस समय को कभी भी कोई भी व्यक्ति नहीं भूल पाएगा। तो ईश्वर बड़ा दयालु है कि उसने उस अवस्था से हमारे देश को बाहर निकाला और अब सब लोग हैप्पीनेस के साथ पुरानी यादें, अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की, उनके साथ जीवन वापस अपनी मूल धारा में लौटा है। तो जो मुझसे बना, मैंने कोशिश की है और काफ़ी मुझे संतुष्टि है कि हम अधिकतम लोगों तक, जो जिन्होंने हम तक पहुंच बनाई या हम जिन तक पहुंच बनाना चाहते थे, उन तक किसी न किसी रूप में अपना सहयोग पहुंचाएं। जैसे कि आप राजपूत समाज में काफ़ी एक्टिव हैं, बहुत सक्रिय हैं आप, क्षत्रिय समाज में एकजुट करके रखते हैं, तो उसके बारे में हम जरूर। सनातन धर्म में जन्म लेने के नाते प्रत्येक व्यक्ति पे 4-5 प्रकार के ऋण उस पर आ जाते हैं, जिसमें देश भी शामिल होता है, मातृ ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, धरती का ऋण होता है। जिस समाज में हम जन्म लेते हैं उसके प्रति अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। तो इन्हीं मनोभाव के साथ में सामाजिक रूप से समाज को यदि एकजुट रखते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं देश सेवा का एक माध्यम है। तो युवाओं में महापुरुषों के प्रति प्रेरणा जागे, इसके लिए हम महाराणा प्रताप जी की शौर्य यात्राएँ निकालते हैं। पृथ्वीराज चौहान जी जो हमारे अंतिम हिंदू सम्राट रहे, उनकी कल एक प्रतिमा का अनावरण है ग्राम हिंडोलिया में, जो तहसील सागर में आती है। तो हमने जगह जगह छोटे छोटे स्थानों पर इन महापुरुषों की जीवनियों को, इनके जीवन को, इनके गुणों को युवाओं तक पहुंचाया है कि इनको आदर्श मान के हमको हमारा जीवन जीना चाहिए, इनके गुणों को अपनाना चाहिए। तो इस तरीके से समाज को एकजुट रखने का कार्य भी किया है और उसकी दिशा में निरंतर हम लोग प्रयत्न करते रहते हैं कि सामाजिक एकता बने। आपसी वैमनस्यता जो होती है उससे समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। तो ये सामाजिक रूप से कार्य करना एक प्रकार से मन को अच्छा लगता है। तो राजपूत समाज के युवाओं का, वरिष्ठों का, माता बहनों का, उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मुझे निरंतर इतना स्नेह देते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं और स्थान स्थान पर बुलाकर हम लोगों से राय मशविरा भी करते हैं। तो राजपूत समाज में हम लोगों ने चाहे विवाह के मामले हों, परिचय सम्मेलन हो, शिक्षा से संबंधित उनकी कोई समस्याएं हों, तो स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्याएं हों, तो इन सभी विषयों पर काफ़ी लोग, हम सब लोग एक अच्छा संगठन है, मिलकर निरंतर इस पर काम करते रहते हैं और ये एक मन को सुकून देता है। मन के सुकून की बात की है, तो ऐसी कौन सी जगह, जैसे आपने 30 कंट्रीज़ को अभी तक आपने देखा है, तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आपको वो सुकून मिलता है? कौन सी जगह आपको पसंद है बहुत ज़्यादा, जहाँ आप जाना चाहते हैं और चाहेंगे? निश्चित रूप से घूमना, ट्रैवलिंग करना, नए नए स्थानों पर जाना, वहाँ के संस्कारों को देखना, वहाँ की जीवन प्रणाली को देखना, समझना मुझे बहुत पसंद आता है। खास करके पहाड़ों में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, लेह लद्दाख वाला रीजन, सिक्किम, नाथुला पास, इस तरीके से लगभग भारत के नॉर्थ ईस्ट हो, उत्तर पूर्व हो, इधर लगभग काफ़ी सारे स्थानों पर मैं गया हूँ। तो समुद्री हिस्से और पहाड़ और या नेचर कह लें आप, ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। केन्या में मसाई मारा भी मैं गया हूँ, जहाँ वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ है और उस जानवरों के अनुशासन को और उनकी जो परिश्रम होता है या उनकी जो अच्छाइयाँ होती हैं जानवरों में, उन सबको भी नज़दीक से देखने का मुझे बहुत अवसर मिला है। और प्रकृति
सभी को लुभाती है, मैं भी उससे अछूता नहीं हूँ। तो खास करके लद्दाख और केदारनाथ, बद्रीनाथ ये वाला हिस्सा मुझे बहुत पसंद है और मैं लगभग यहाँ जाता रहता हूँ, निरंतरता मेरी बनी रहती है। बहुत बहुत अच्छा। इस धार्मिक यात्राएं भी आप करवाते हैं, बहुत सनातनी, जैसे आपने कहा कि सनातन धर्म को मानने वाले हैं, बहुत सारे सुंदरकांड हो गए हैं, या इस तरह की जो यात्रा है, शोभा यात्राएं आपके द्वारा की जाती है, तो ये कैसे समय आपको मिल पाता है इन सब चीज़ों को करने के लिए? और क्या पूजा और पाठ के लिए कुछ समय मिल पाता है आपको? रेगुलरली कुछ करते हैं क्या? निश्चित रूप से अवधेशानंद जी जो महामंडलेश्वर हैं, जूना अखाड़े के आचार्य हैं, वो मेरे गुरु हैं, मैं उनसे दीक्षित हूँ। उन्हीं की प्रेरणा से हम धार्मिक कार्यों में निरंतर अपनी गतिविधियाँ चलाते रहते हैं। सूर्य उपासक हूँ, प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देना, उसकी उपासना करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से मैं करता हूँ। तो अगर दिनचर्या हम व्यवस्थित रखते हैं तो सब चीज़ों के लिए समय बराबर उपलब्ध होता है और सब बड़ी आसानी से होता चला जाता है। हमारे पास इतना समय, हर एक व्यक्ति के लिए बराबर का समय है। अब उसका उपयोग वो किस तरीके से करता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तो भगवत कथा हो, सुंदरकांड हो, रावण दहन हो, जो धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, राजपूत समाज का होने के नाते शस्त्र पूजन के आयोजन हो, तो निरंतर हम लोग कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधियों में संलग्न रहते हैं जो धर्म से हमको जोड़े रखती हैं और ईश्वर से हमें जोड़े रखती हैं। और ईश्वर से जुड़ा हुआ व्यक्ति, मेरा ऐसा मानना है कि वो मार्ग से कभी विचलित नहीं होता है, मार्ग से कभी भटकता नहीं है। ईश्वर उसे सद्कार्यों की प्रेरणा निरंतर देते रहते हैं और कोई गलती करने से बचा रहता है ईश्वर से और धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति। तो प्रत्येक व्यक्ति को इन अपने अपने जो भी तरीके होते हैं पूजा पाठ के, अपने अपने धर्म के अनुसार उसमें शामिल होना चाहिए। और गुरु हमारे अवधेशानंद जी की प्रेरणा से ही हम लोग धार्मिक गतिविधियों में जुड़े रहते हैं और निरंतर कुछ ना कुछ ईश्वर के लिए कार्य करते रहते हैं। नज़दीक में ही मंदिर है, समस्त त्यौहार हम लोग बड़ी धूमधाम से सब लोगों के साथ मिलजुल कर मनाते हैं। हमारे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? क्योंकि आप देखिए राजनीति के क्षेत्र में और चाहे सामाजिक क्षेत्र में एक बहुत अच्छा अधिवक्ता है, ये तो बहुत बड़ी बात है कि बहुत अच्छे अधिवक्ता है। उसके अलावा इसके साथ में आप धार्मिक कार्य भी कर रहे हैं, तो हमारे युवाओं के लिए कि वो आगे बढ़ना चाहें, कुछ करना चाहें अपने जीवन में, तो उनके लिए क्या संदेश? मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि वे युवा साथी जो अपने समाज में अपना सम्मान बनाना चाहते हैं, जीवन में धन के कार्यों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो मैं उनसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि सर्वप्रथम तो अपने माता पिता, अपने परिवार परिजनों को एकजुट रखें, संयुक्त परिवार में रहें। दूसरा, शिक्षा प्राप्त करने में, मेहनत करने में किसी प्रकार की भी कोताही ना करें। और तीसरा, कहीं ना कहीं धार्मिक गतिविधियों से और ईश्वर से जुड़े रहें ताकि उनका मार्ग विचलित ना हो, मार्ग से भटके नहीं। और जीवन में यदि कुछ हासिल करना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य पर निगाह होना चाहिए और उसमें निरंतर परिश्रम उसको करना चाहिए। यदि परिश्रम ही एकमात्र विकल्प है, अगर आपने कोई अपना लक्ष्य बनाया है और उस लक्ष्य को बनाने के बाद उस दिशा पर चलना शुरू किया है, तो बगैर विचलित हुए आने वाली चुनौतियों से, परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। शॉर्टकट में ना जाएं, किसी प्रकार का लालच ना करें और मेहनत पे भरोसा करें, निश्चित रूप से सफलता आपका इंतजार करेगी। एक अंतिम प्रश्न है कि जैसे अब सामाजिक, राजनीतिक और सारे क्षेत्र तो हो गए, मनोरंजन के लिए क्या आपको वक्त मिल पाता है? कभी मूवी देखे हुए कितना समय हुआ है? कोई मूवी आपने देखी हो जो आपको बहुत पसंद हो, और कोई ऐसा सॉन्ग जो आप गुनगुनाना चाहें अगर, तो ज़रूर बताएं। पिक्चरें देखता था मैं युवावस्था में, लेकिन 1994 से लेकर आज तक मैं कभी टॉकीज में नहीं गया हूँ। बाई द वे कभी कोई लेकिन रुचि मेरी फिल्मों में है। अखबारों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से उनकी रिपोर्ट्स या उनकी सफलताओं की कहानियाँ पढ़ता रहता हूँ। बाकी 3 घंटे का समय निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। फिर भी कभी जैसे घर पर रहे कोई त्यौहार के समय, तो एक बागवान पिक्चर मुझे अच्छी लगती है, एक अवतार पिक्चर अच्छी लगती है। और गाने की बात आपने की तो अक्सर मैं यारी दोस्ती में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ, तो तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, इस तरीके के 2-4 गीत अक्सर हम लोग गाते रहते हैं। बाकी कोई फिल्मों से, टेलीविज़न से, इनसे बहुत ज़्यादा मेरी रुचि नहीं है। लेकिन अब प्राकृतिक नज़दीकियों से प्रकृति में जाना, देव स्थानों पर जाना, यही मेरे मनोरंजन के साधन है। कोशिश करता हूँ कि रविवार के दिन कहीं ना कहीं देव स्थान की यात्रा करूँ
जंगलों की यात्रा करूं या लॉन्ग ड्राइव पे जाऊं, इस तरीके का मुझे पसंद है। तो इतना समय ईश्वर मुझे दे भी देता है और मैं संतुष्ट हूँ कि समस्त अपनी गतिविधियों को करते हुए भी मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए और समाज के लिए समय मेरे कने उपलब्ध रहता है और सब चीज़ें ईश्वर मुझसे कराता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे आदरणीय भाई साहब मोहन सेंगर जी, जिन्होंने कि हमारे युवाओं को इतना अच्छा संदेश दिया हमारे चैनल के माध्यम से। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतना कीमती समय इन्होंने हमारे लिए निकाला।